हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो 3 जनवरी 2022 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कारण से प्रश्न है। अभिकथन ए में पूछा है, चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। कारण दिया हुआ है, पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के लिए के साथ चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27,322 दिन लगते हैं। इसे अपनी धुरी पर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना ये पृथ्वी के चारों ओर हर एक चक्कर के लिए अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि हम हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही मुख देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। या बढ़ जाती है या घट जाती है, इसमें बदलाव नहीं होता है, या यह बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा दूसरा सही हो जाएगा, यानी ये घट जाती है। यानी जब मकरंद कोश में भर जाता है तब मधुमक्खी छत्ते में लौट आती हैं, तो मकरंद को अंदर वाली मधुमक्खी में से एक मधुमक्खी तक पहुंचाया जाता है और फिर इसे एक मधुमक्खी से दूसरे मधुमक्खी के मुंह से मुंह तक पहुंचाया जाता है। तब तक इसकी नमी लगभग 70% से घटकर 20% तक कम हो जाती है। ये मकरंद को शहद में बदल देती है, यानी इसका राइट आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय से किस जीव की उपस्थिति रक्षा करती है। सल्क या श्लेष्म झिल्ली की परत या मीन पक्ष या चर्बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा दूसरा ही सही हो जाएगा, यानी श्लेष्म झिल्ली की परत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्लेष्म झिल्ली या परत जो मछली में जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और रोग जनकों के खिलाफ पहला भौतिक और रासायनिक अवरोध प्रदान करता है। इस प्रकार मछली के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, अर्थात पहली कोशिका का जो नाम है वो गॉबलेट कोशिकाएं हैं और जो सेकंड है वो सेकिफॉर्म कोशिकाएं हैं और जो फोर्थ है क्लोप कोशिकाएं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अजरसन रीजन से प्रश्न ये भी है। अभिकथन में पूछा है, शेर घास नहीं खाता है। कारण दिया हुआ है, बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर है वो दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारियों में सेलुलोज पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, और जबकि जो शाकाहारी जीव होते हैं, सेलुलोज पचाने के लिए 4 पेट प्रणालियां भी पाई जाती हैं उसमें, जैसे गाय भैंस होती हैं उसमें लंबी छोटी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों को ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा रागी और चौथा जौ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा दूसरा ही सही हो जाएगा, यानी गेहूं। गेहूं जो होता है उसमें ग्लूटेन नामक घटक पाया जाता है और गेहूं के अलावा भी राई जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं एक प्रकार से प्रोटीन पाया जाता है उसमें भी, जो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस प्रोटीन को ग्लूटेन कहा जाता है। यह एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जो शरीर में भोजन को एक साथ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक से एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है। चीड़ का पेड़, शैवाल, आर्किड या परिणाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा परिणाम ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है। दूध में चीनी मिलाना, दूध से दही जमाना, दूध से पनीर बनाना और दूध से लस्सी बनाना। जब कभी भी कोई एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन जाए तो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, और जिसमें कोई दूसरा पदार्थ ना बने वो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। तो दूध में चीनी मिलाएंगे तो कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो कट जाएगा। और दूध से लस्सी बनेगी, दही से लस्सी बनेगी तो ये भी हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया और दूध से पनीर बन गया,
तो ये जो है बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारे रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु पूछा है, ऊन, फ्लीस, जूट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकंड सही हो जाएगा, यानी जो रेशम है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट यानी कृत्रिम सूचक है? हल्दी का घोल, लिटमस का घोल यानी लिटमस जो पेपर होता है, मिथाइल ऑरेंज का घोल या चाइना रोज। तो हल्दी का घोल, लिटमस पेपर और चाइना रोज ये हमारे प्राकृतिक रेसे हैं, और जो मिथाइल ऑरेंज का घोल है यही हमारा यानी कृत्रिम यानी संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम संश्लेषक ऐसे सूचक होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। कृत्रिम संकेतनों में उदाहरण फिनोप्थिलीन हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज तो शामिल है ही, और फिनोप्थिलीन इसका एक और उदाहरण भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा? तो पहला है साधारण नमक, दूसरा है ग्लूकोज का घोल, तीसरा है बेकिंग सोडा का घोल और चौथा है नींबू का रस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी सोडा वाटर और बेकिंग सोडा दोनों का रंग लाल या गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि चुकंदर में बीटामिन नामक एक प्राकृतिक रंग होता है, यानी प्राकृतिक वर्णक पाया जाता है जो सोडा वाटर और बेकिंग सोडा को रंगीन कर देता है। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समरूप जुड़वा का जन्म होता है अलैंगिक प्रजनन से, या दो अंडे के निषेचन से, या एक अंडे का निषेचन दो शुक्राणुओं से, या एक अंडे के निषेचन से। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, यानी एक अंडे के निषेचन से। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समान या युग्मनज जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, जुड़वा तब होते हैं जब एक अंडा एक युग्मनज को बनाने के लिए निषेचित होता है, जो बाद में दो भिन्न भ्रूणों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? ऑप्शन है हमारा, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक होती है, या प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, या धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकिरक है, या धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकेंड ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो प्लास्टिक की अपेक्षा धातु होती है, धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक होती है। ठंड के दिनों में हम देखते हैं जो दरवाजे में स्टील के हैंडल लगे होते हैं, जब हम उसको छूते हैं तो वो हमें बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि हमारी जो ऊष्मा होती है उसमें प्रवेश करने लगती है, यानी जो धातु होती है वो ऊष्मा की बेहतर संवाहक होती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण से प्रश्न है। अभिकथन ए में पूछा है, पराश्रव्य ध्वनियाँ मनुष्य के लिए अश्रव्य होती हैं, और कारण दिया हुआ है, मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो परश्रव्य जो ध्वनियाँ होती है वो मानव के लिए अश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियाँ होती हैं, और जो मानव की सुनने की कैपेसिटी सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो दोनों ही सही है, और ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? यह तड़ित बिजली को इमारत पर गिरने से पहले विकर्षित कर देती है, या यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत नहीं होता, या बिजली के इमारत को टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है, या बिजली के विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा ही सही हो जाएगा, यानी जो बिजली की इमारत से टकराने पर ये उत्पन्न आवेश को भूमि में संवाहित कर देता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी इमारत में तड़ित चालक इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि जब बिजली इमारत से टकराए तो वह सुचालक के पास जाए, और सुचालक जमीन पर बिजली गिरने के कारण इस विद्युत आवेश का नियमन करने से भवन सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के कपड़े पहनते हैं तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम जो संश्लेषित रेशे होते हैं, ऑप्शन है हमारा, जलने पर राख बन जाते हैं, जलने पर पिघल कर द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, या लपटों के साथ जलते हैं, या फोर्थ ऑप्शन है जलने पर चिपचिपा द्रव बनाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ ही सही हो जाएगा, यानी जलने पर ये चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। यानी नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो प्राकृतिक फाइबर से एकदम भिन्न होते हैं और गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों में अगर आग लग जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाएगा और इसे पहनने वाले के शरीर में चिपक सकता है। इसलिए हम ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? इसमें मिश्रण का समूह पूछा है, यानी समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, दो मिश्रण होते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। वायु जल लकड़ी, लकड़ी नमक रेत, या नमक रेत जल, या लकड़ी वायु रेत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। लकड़ी वायु रेत ये एक मिश्रण का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल याद कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ है? 360 और समय कितना दिया है यानी 2 मिनट। इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 × 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 3 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें मीटर प्रति सेकंड तो नहीं दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड रहना चाहिए और राइट आंसर इसलिए ये हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाएगा? इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक क्षण चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? अधिकांशतः मध्य भाग में या केवल मध्य भाग में, सभी जगह में समान रूप से, अधिकांशतः दोनों किनारे। जो हमारा चुंबक होता है, मान लो ये चुंबक है तो चुंबक के यानी इस सिरे और कॉर्नर सिरे यानी दोनों किनारों वाले सिरे में सबसे ज़्यादा प्रबल चुंबकत्व पाया जाता है। तो इसलिए जब हम लोहे के बुरादे को लाएंगे तो अधिकांशतः वो जो है जो चुंबक है, चुंबक के किनारे क्षेत्र में यानी दोनों किनारे साइडों में चिपक जाएंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांशतः दोनों किनारों पर चिपक जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी, सी और डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। वायु, जल, लोहे की छड़ और निर्वात। ऊपर दिए गए माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। तो न्यूनतम और अधिकतम पूछा है तो ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और जो गैस में होती है वो सबसे कम होती है। यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है, यानी सबसे कम जो लास्ट में गैस में होगी। और निर्वात जो होगा उसमें ध्वनि की चाल नहीं होती। इसलिए हम देख लेते हैं, इसमें सबसे निम्न पहले पूछा है और अधिकतम बाद में। तो सबसे निम्न वायु हो जाएगा और सबसे अधिकतम लोहे की छड़। यानी जब हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के हिसाब से, गैस में हमारा क्या आ जाएगा? वायु आ जाएगा। तो वायु हमारा सबसे निम्न हो जाएगा और जो सॉलिड में हमारा लोहे की छड़ आ रहा है तो सबसे हाईएस्ट किस में जाएगा? लोहे की छड़ में। तो इसमें सबसे अधिकतम बाद में पूछा है, सबसे न्यूनतम पहले, तो सबसे न्यूनतम वायु होगा। तो वायु को पहले रख देंगे। वायु हमारे बी ऑप्शन में था और जो लोहे की छड़ है वो सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परख नली में रखा और उसमें स्प्रिट यानी एल्कोहल डाला। अब उन्होंने परख नली को तब तक गर्म किया जब तक उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उस पर आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी पे लिखे। पत्ती का रंग नीला काला हो गया, पत्ती इसमें स्टार्च है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए प्रेक्षण या बी निष्कर्ष, या ए निष्कर्ष या बी प्रेक्षण, या ए बी दोनों प्रेक्षण, या ए और बी दोनों निष्कर्ष। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए प्रेक्षण और बी निष्कर्ष, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है? समाज में विद्यालय का एक अच्छा प्रसार करना, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना, और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा दूसरा ही सही हो जाएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, यानी विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना कभी नहीं हम करते, और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही नहीं सिर्फ विद्यालय मेला किया जाता, और केवल अच्छा प्रचार प्रसार करने के लिए ही केवल मेला नहीं किया जाता। सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा रुचि बढ़ाना विद्यार्थियों की, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठचर्या अपनाना को सुनिश्चित करता है। विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, या पर्यावरण वैधता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक वैधता ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 7 के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? पहला, शिक्षक ने वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाया और दर्शाया। सेकंड ऑप्शन है हमारा, शिक्षक ने छात्रों को वर्गीकरण के लिए नियम समझाए और उन्हें पौधों को वर्गीकरण करने को कहा। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने को विचार विमर्श करने की अनुमति दी, और शिक्षक पौधे दिखाने के लिए विद्यार्थी को एक क्षेत्रीय दौरे पर ले गया। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा थर्ड है, इसमें बच्चा एक्टिव है, यानी बच्चा खुद करेगा, विचार विमर्श करने की अनुमति दी यानी बच्चा खुद करेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर भी हमारा तीसरा ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अजरसन रीजन से प्रश्न है। अभिकथन ए में पूछा है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मिलन होना चाहिए। कारण दिया, विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को समझना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही, पर आर ए की सही व्याख्या करता है और पहले में है नहीं करता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तुनिष्ठा और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार से के कार्य देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा, उत्तरों के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। सी है हमारा, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा केवल सी हो जाएगा। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, और सी हमारा सही है। इसमें एक ही प्रकार के कार्य देना, कभी भी एक ही प्रकार के कार्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मति के अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। और जो दूसरा दिए एकमात्र मानदंड, कभी एकमात्र मानदंड भी नहीं देंगे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। मूल्यांकन का आधार विद्यार्थियों के उत्तरों के लिए तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा, यानी केवल सी यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं? पहला ऑप्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं, यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन है, यह ज्ञान का परम भंडार है। इसमें ऑप्शन है ए बी सी और बी सी डी, सी डी ए या डी ए बी। तो यह ज्ञान का परम भंडार है, ये ऑप्शन कट जाएगा। बाकी ए बी सी तीनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य में 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया है? पहला होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, दूसरा लोक जुम्बिश, तीसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और चौथा है अटल
मॉनिटरिंग लैब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण, पहला ऑप्शन है अधिगम के उत्पादों पर ध्यान देना, सेकेंड ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, एंड थर्ड ऑप्शन है शिक्षण केंद्रित उपागम, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्मृति केंद्रित उपागम। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ही राइट हो जाएगा, यानी अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का। कक्षा 7 के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा। इसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती? प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, मापन या संप्रेषण। तो निष्कर्ष, मापन, मापना और संप्रेषण, ये तीनों तो हो जाएगा। इसमें कोई प्रयोग नहीं हो रहा, इसलिए जो राइट ऑप्शन नहीं हो रहा पूछा है, कौन सी प्रक्रिया निपुणता नहीं हो रही, तो प्रयोग करना नहीं हो रही, तो इसलिए हमारा राइट आंसर वो पहला सही हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।